नमस्कार, राधे राधे। मैं संजीत सिंह राजपूत वृंदावन प्रॉपर्टी शो में स्वागत करता हूं और अभी मैं हूं विश्व प्रसिद्ध टीवी चैनल दिशा टीवी के स्टूडियो में। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मिस्टर सुरेंद्र उत्रेजा जी और साथ में हैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा जी। तो सर, सबसे पहले आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप वृंदावन को किस नज़र से देखते हैं और आपकी यहाँ पे लगाव सर कैसे हुआ वृंदावन से? मैं थोड़ा सा आपको पहले इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा वृंदावन के बारे में, फिर मैं आपको थोड़ा सा उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि जिस वृंदावन की हम बात कर रहे हैं वो वृंदावन कहाँ पर है और क्यों मतलब इतना फेमस है। तो ये जो वृंदावन है ये हमारा एक नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश का मथुरा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। जो मथुरा डिस्ट्रिक्ट अपने आप में पूरी फेमस है। यहाँ पर अगर अब मैं रियल एस्टेट की आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो रियल एस्टेट है वो अपने आप में कुछ अलग तरीके से परफॉर्म किया। जैसे कि इसको हम कई कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरीज ये है कि हम लोग बात करते हैं 2005 से पहले की। अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूँ, एज ए एक्सपर्टीज की अपनी बात करूँ, जो मैंने अपनी सारी रिसर्च करी है, जो मैंने अपना डिस्कशन अपने जो नोट्स वगैरह बनाए हैं या जो देखा समझा है, तो मैं उसके पॉइंट से आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2005 से जो प्रॉपर्टी थी वो एक अलग थी और 2000 से 5 से लेकर के 2010 तक का जो पार्ट रहा वो एक सफ़र अलग तरह से रहा और 2010 के बाद का जो पार्ट है अलग रहा। अब मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि 2005 से पहले यहाँ पर क्या चीज़ें रियल एस्टेट से जुड़ी थी और क्या हो रहा था। तो वो इस तरीके से है कि 2005 से पहले जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज थी वो एक ट्रेडिशनल काम हुआ करते थे। ट्रेडिशनल का मतलब है कि मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिशनल का मतलब हुआ कि जिस तरह से यूपी के सभी शहरों के अंदर अनऑर्गेनाइज्ड काम होते हैं, रियल एस्टेट चल रहा है उसी तरीके से चल रहा था। जैसे कि शुरू में मथुरा ही था, उसी पे रियल एस्टेट का एक फोकस हुआ करता था। वृंदावन तो बाद में 2010 के आसपास जो है धीरे धीरे बढ़ता आज पूरा बूम पे आ गया और पूरी दुनिया इसको देख रही है और हर आदमी प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है। तो मैं 2005 की जो बात बता रहा हूं, तो 2005 तक जो था एक मथुरा डिस्ट्रिक्ट थी, उसके एक बाजार हुआ करते थे। उन बाजारों के अंदर ट्रेडिशनल नीचे दुकानें और ऊपर मकान हुआ करते थे। इसी तरीके से ट्रेडिशन चल रहा था। अनऑर्गेनाइज रियल एस्टेट पनप रहा था, वही बढ़ रहा था, वही सब चीज चल रही थी। लेकिन 2005 के बाद क्या हुआ, 2005 से लेकर 2010 के बाद 10 से के बीच में आपको बताऊंगा कि 2005 में के बाद धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर का लोग धीरे धीरे वृंदावन की तरफ आने लगे। उनका डेली आना जाना बढ़ने लगा और जैसे जैसे बढ़ने लगा तो स्टेट गवर्नमेंट और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दोनों ने एक फोकस करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही ये उत्तराखंड हमारा यूपी से अलग हुआ और हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर जो वृंदावन है इसके ऊपर फोकस हमारा आ गया, क्योंकि हरिद्वार से फोकस हरिद्वार उत्तराखंड में चला गया। तो ये ऐसा एक धार्मिक स्थान था जो दिल्ली के बहुत ज्यादा नजदीक था। इसको गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने इसको उठाना शुरू करा। एक यहाँ पर एक्टिविटीज आनी स्टार्ट हुई। यहाँ महायोजना, परियोजना, हेरिटेज सिटी, मॉडल सिटी और भी पता नहीं क्या क्या यहाँ पर धीरे धीरे मैं आपको एक एक करके सब बताऊंगा कि किस तरह से ये सारी चीज चलती चली गई। तो 2005 से लेकर 2010 का जो टाइम था वो मथुरा के अंदर अनऑर्गेनाइज था, उस तरीके से चल रहा था। 2009 के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी में धीरे धीरे एक बहुत ही तेजी से उछाल आने लगा, जो आज आप सब लोग देख रहे हैं कि इतना उछाल क्यों आ रहा है। और रेट्स तकरीबन बढ़ते चले जा रहे हैं और इतनी स्पीड से जो बढ़ते चले जा रहे हैं उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं हर शो में धीरे धीरे आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूं कि जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं, आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरा टॉपिक ये है कि मैं आपको 2010 से पहले क्या क्या यहाँ हुआ और 2011-12 तक की जो चीजें बताऊं। उसके बाद 2021 तक क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन से डेवलपर आए, कैसे कैसे डेवलपर आए, क्या क्या चीजें यहाँ पर हुई, कैसे माइलस्टोन बनता चला गया, कैसे ये सबका फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया, किस तरह से हॉस्पिटल्स, उसके अलावा यूनिवर्सिटीज, ये सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे सब चीजों को बताता रहूंगा। जैसे कि मैं आप बताना जो करी, सबसे पहले श्री ग्रुप ने करी। श्री ग्रुप के अगर हम प्रोजेक्ट देखेंगे, एक से एक अच्छे प्रोजेक्ट,
उन्होंने डिलीवर करे, बहुत अच्छा उनका नाम है। और जिस मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, ये एक नोएडा में स्टूडियो है, यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट इन्होंने लाए और डिलीवर करा। और श्री ग्रुप की जो एक पॉपुलैरिटी है वो उनको मथुरा से ही मिली। और उन्होंने ये देखा कि मथुरा के अंदर जिस तरीके से यहाँ पर कंजस्टेड है और एक अच्छा एक लेविश लोग, जो अच्छे एक पैसे वाले लोग हैं, वो एक अच्छे और एरिया में, ऑर्गेनाइज एरिया में रहना चाहते हैं, तो उन्होंने गोवर्धन चौराया पार करके NH2 के बाद वहाँ राधापुरम और उसके अलावा जमुना धाम, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स है वहाँ पर आने शुरू हुए और लोगों ने बड़ा अच्छा रुझान लिया और वहाँ पर डेवलप होना शुरू हो गया और वहाँ पर लोग शिफ्ट होने शुरू हो गए। यहाँ पर क्या था, यहाँ गेटेड बंद कॉलोनियाँ आने लगी, सीवरेज सिस्टम, पानी का, इलेक्ट्रिकल का, ये पहली शुरुआत श्री ग्रुप ने यहाँ से करी और एक वृंदावन को और मथुरा को एक बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर मैं बात करूं 2010 तक की, 2005 से लेकर के, तो हमारा जो गोवर्धन चौराया पार करके NH2 के बाद जो कॉलोनीज आई, गेटबंद कॉलोनीज आई, उस कॉलोनीज के अंदर मतलब आप देखेंगे वहाँ 3 डेवलपर मेन काम करते थे। एक डेवलपर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये श्री ग्रुप था, दूसरा बेरीवाल ग्रुप, उन्होंने हाई राइज लाए वहाँ पर। और हाई राइज का पहली बार ऐसा चलन हुआ मथुरा के अंदर, मथुरा वृंदावन के अंदर, कि हाई राइज की भी डिमांड आने की, ये कभी किसी ने महसूस ही नहीं किया था। अदरवाइज ग्राउंड+2, ग्राउंड+1 या कोठीज मकानों में तक ही लोग थे। JSR ग्रुप ने काफी अच्छा काम किया वहां पर, ये 3 डेवलपर ने मथुरा को काफी किया और लोगों को एक अट्रैक्शन का पॉइंट बने कि यहाँ पर रियल एस्टेट भी हो सकता है। और नेशनल लेवल के जो प्लेयर थे उन्होंने भी आना शुरू किया। और जो सबसे बड़ा पार्ट रहा वो पार्ट रहा हमारा गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। जैसे अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो इन्होंने एक ये प्रोजेक्ट बनाया कि हम किस तरीके से NH2 को वाइड करें और आश्रम से लेकर के हमारा जो ताजमहल जाने के लोग हैं, जो आगरा तक का रोड है, इसको ऊपर इन्होंने वाइड करने का प्रोसेस बनाया, जो कि 6 लेन का प्लान किया। 6 लेन का प्लान करने के लिए एक बहुत बड़ी परियोजना, जिसका बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, इसकी कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने जो 6 लाइन का प्रोजेक्ट बनाया, जिसके अंदर 16 हमारे 16 ब्रिजेस बने और उसके अलावा हमारे 10 जो सर्विस रोड के ब्रिजेस थे वो थे, 16 अंडरपास आए हमारे, 10 हमारे पेडिस्ट्रियन के पास आए। तो ऐसा करते करते जो हमारा 3 घंटे का रास्ता दिल्ली से लेकर के मथुरा पहुंचने का था, वृंदावन पहुंचने था, वो मात्र हमारा 1.25 घंटे का रह गया आज। तो इतनी डेवलपमेंट, इतनी जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें एक टाइम पीरियड के साथ साथ होगी और आज यही सब चीज़ें जो है रियल एस्टेट से हमारे को जो है दिख रही हैं और हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन है डॉक्टर रेणु जी से कि आपने वृंदावन को ही क्यों चुना? देखिए सर, एज ए नेचुरोपैथ डॉक्टर मैं आपको समझाना चाहूँगी। नेचुरोपैथ क्या है? एक ड्रगलेस थेरेपी, जिसमें आपको ड्रग्स नहीं दिया जाता। आपका शरीर जिन तत्वों से बना है ना, उसी के थ्रू हम बीमारी को दूर करते हैं। अगर हम बीमार हैं, चाहे वो मेंटली या फिजिकली, हमारा शरीर बना है 5 तत्वों से। शरीर के 5 तत्वों से बना है, जिसमें भूमि है, वायु है, आकाश है, जल है और अग्नि है। ठीक है, ये जैसे हमारा हाथ है, इस भगवान बोलते हैं ना, इसी में हमारे 5 तत्व भी हैं। तो अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में ये 5 तत्व मिसिंग होते हैं। कहीं हमें भूमि नहीं मिलती, कहीं हमें हवा नहीं मिलती, खुली हवा नहीं मिलती, कहीं कोई कमी, कहीं कोई कमी। इससे क्या है कि हमारे सारे जो 5 एलिमेंट है ना, वो बैलेंस नहीं हो पाते, और बैलेंस नहीं होते तो हम बीमार हो जाते हैं। वृंदावन आके मुझे वो 5 तत्व मिले जो मुझे नहीं, सबको चाहिए। खुली हवा, हर तरफ हरियाली ही हरियाली, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन। आपने पीछे देखा होगा, ऑक्सीजन के लिए मारा मारी थी, एक सिलेंडर 50-50 हज़ार का था, और यहाँ तो भगवान फ्री में दे रहा ना आपको, खुली सांस। धरती है, इतनी प्योर धरती है कि आप नंगे पैर चलोगे ना तो आपका पूरा अर्थ एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आकाश आपके सिर पे है खुला, 3 तत्व हो गए। पानी यहाँ का प्योर है। आपने देखा कोई आरओ का पानी ऐसा पीता भी नहीं होगा, जहां नल मिला वही पानी पी लिया, वहां आरओ का पानी भी प्योर नहीं है। तो वो 5 तत्व यहाँ मिले, तो मुझे वही चीज यहाँ पे खींच के लाई। और मैं मतलब सब लोगों को, पूरे वर्ल्ड को मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको रहना है ना, ये बंद जो ये घर बन रहे हैं ना जो शहरों में, जिसमें आप लॉकडाउन ही हो गए, उस लॉक से बाहर निकलेंगे तभी आप मेंटली भी हेल्दी रहेंगे और फिजिकली भी हेल्दी रहेंगे। ये मेरा रीजन था, और एज अ हीलर भी ये चीजें बहुत जरूरत है।
अगर आपको मेंटली भी फिट रहना है तो आपको खुली हवा में जाना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा हमारे क्वेश्चन का आंसर दिया आपने। थैंक यू। और अब सुंदर जी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हर एक आदमी का एक चलो सपना तो है वृंदावन जाने का या वहाँ प्रॉपर्टी लेने का, लेकिन मैं आपसे एक चीज क्वेश्चन ये जरूर करना चाहूंगा कि अगर मुझे दिल्ली में रहता हूँ या नोएडा में रहता हूँ तो वृंदावन जाने का अप्रोच क्या है वहाँ पे? अगर मुझे जाना हो तो आप बताएंगे कि जैसे मैं घूमने का मन हो कि मैं जाऊँ वहाँ पे, तो मैं कैसे वहाँ पहुंच सकता हूँ? वहाँ के कनेक्टिविटी की क्या है? रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो या जो अपना एयरपोर्ट कौन सा आता है, प्लस वहाँ कहाँ हम ठहर सकते हैं, क्या खा सकते हैं, क्या घूम सकते हैं? क्योंकि आप ऑलरेडी वृंदावन में काफी सालों से वहाँ पे हैं, तो इसकी जानकारी आपसे अच्छा कोई नहीं दे सकता, शायद मुझे लगता है ऐसा। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मुझे इतने साल हो गए वहाँ पर काम करते हुए, इन चीज़ों के ऊपर वर्किंग करते हुए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो कनेक्टिविटी जो है, हर जगह से कनेक्टिविटी उसकी बिल्कुल बेस्ट है। बेस्ट है बेस्ट, इससे ज़्यादा बेस्ट क्या हो पाएगी कि अगर आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली नोएडा के रहने वाले हैं, आप NH2 से, जिसका अभी नाम नया जो है NH19 हुआ है, आश्रम के थ्रू होते हुए पलवल कोसी होते हुए वृंदावन पहुंच सकते हैं। और दूसरा, आप नोएडा से आपका जो यमुना एक्सप्रेसवे है वहां से होते हुए वृंदावन पहुंच सकते हैं। ये मात्र 145 किलोमीटर का डिस्टेंस है और यमुना नदी के किनारे स्थित ये 145 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और छोटा सा वृंदावन है जहाँ इतनी पॉजिटिविटी है, आप वहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर आकर के अगर देखेंगे तो यहाँ पर होटल्स की कोई कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की रोड्स देखेंगे, इतनी अच्छी क्वालिटी की रोड्स हैं। आप देखिए क्या रोड से कनेक्टिविटी से ही शहर होता है। तो आपके जो डिस्टेंस है मैटर ही नहीं करता आज की डेट में। और दूसरी बात, आप 24 घंटे कभी भी किसी रोड से अगर आएंगे आप सेफली वृंदावन पहुंच सकते हैं। आप रात को 2 बजे निकले वृंदावन के लिए, वृंदावन आए 2 बजे, 2 बजे वृंदावन जाएं, तब भी रात को दिन को सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट से कुछ नहीं है। जो लोगों के माइंड में पहले एक यूपी की माइंड में चीज़ें थी कि यूपी के अंदर ऐसा होता है, यूपी में सेफ्टी नहीं है, यूपी में सिक्योरिटी नहीं है, यूपी के अंदर क्राइम होता है, यूपी के अंदर ऐसा आएगा। योगी जी के आने के बाद सारी चीज़ों के ऊपर इतना कंट्रोल है कि वहाँ के अपराधी भी थर थर कांपते हैं और उन्होंने अपना व्यापार करने शुरू कर दिया, अपराध को करना ही बंद कर दिया है। रियली बता रहा हूँ मैं, एक एक चीज़ की इतनी सुनवाई है आज की डेट में। जिस तरीके से यूपी में काम हो रहे हैं, वृंदावन में काम हो रहे हैं, मथुरा में काम हो रहे हैं, कनेक्टिविटी हो रही है, भरपूर पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है कि हमारे पास पैसा वहाँ पर लगाने के लिए गवर्नमेंट के पास इतना अवेलेबल रहता है कि फंड्स की शॉर्टेज ही नहीं होती। इवन कि कोविड के टाइम में भी नई नई योजनाएं आ रही हैं और पैसा लगता चला रहा है। तो आप किसी भी रास्ते से कभी भी आएंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ 3 रास्ते हैं आने के। अगर आप आगरा से होके आते हैं तो 58 किलोमीटर की दूरी पे आपको आगरा से आते हैं, NH2 से आ सकते हैं आगरा से। उसके अलावा यमुना एक्सप्रेस पे आ सकते हैं। इधर अगर आश्रम से आए, आश्रम पलवल कोसी होते हुए आप वृंदावन पहुंच सकते हैं और नोएडा से होते हुए आप यमुना एक्सप्रेस से होते हुए वहां पर आप वृंदावन पहुंच सकते हैं। तो सुरेंद्र जी से एक क्वेश्चन और मेरा है कि आपने वृंदावन के बारे में कुछ और मुझे बताइए। एक्चुअली रीजन ये है कि मुझे वृंदावन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे अच्छा कोई मुझे बता नहीं पाएगा, तो कृपया करके आप जरूर मुझे बताएं उसके लिए। ठीक है, आपने जैसे कहा कि आपको वृंदावन के बारे में अभी बहुत कुछ नहीं पता है। अगर आप एक दिन भी वृंदावन आ जाए ना तो आपका अगले दिन जाने का मन नहीं करेगा। ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ। लोग तरसते हैं यहाँ पर आने के लिए और वो ये कहते हैं कि हे भगवान, हमारे को 10 मिनट के लिए वृंदावन भेजो, हमें 1 घंटे के लिए भेजो, हमें 1 दिन के लिए भेजो, हमें 10 दिन के लिए भेजो, हमें हमेशा ये वास मिल जाए वहाँ पर। ऐसी मनोकामना के साथ लोग आते हैं। जब भी लोग आते हैं, देखिए मेरे पास ना इतनी दूर दूर से कॉल्स आती हैं, इतनी तरह के फ़ोन्स आते हैं, इतनी तरह की बात आती है। मैं आपको बड़ी एक राज की बात बताता हूँ। वो ये बात है कि मेरे पास कॉल्स आती है कि मैं वृंदावन में बसना चाहता हूँ, सर मैं क्या करूँ? और मैं उन्हें क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ वृंदावन में तुम तो बसना चाहते हो, क्या वृंदावन भी तुम्हें बसाना चाहता है कि नहीं चाहता, ये तुमने कभी सोचा है क्या? जी आपने बिल्कुल सही। यहाँ पर वृंदावन के अंदर सिर्फ वही बस सकता है जो मन का साफ है, उसके अंदर कभी भी कोई छल कपट की भावना नहीं है और सुख पाना चाहता है और सुख को देना चाहता है। वृंदावन में बसना जो है ये एक ब्रजवासी बनना, ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़े, कहते हैं कि 7 जन्म के पुण्य करने के बाद ब्रजवासी बनने का मौका मिलता है। मतलब और ये कहना है कि जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगा कोई वहां बस नहीं सकता। मतलब पहले उनकी परमिशन चाहिए, तब जाके वहां पे हम बस सकते हैं। जी, ये जब आप वृंदावन में आएंगे तो वृंदावन में बसने के लिए
मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे स्थान हैं यहाँ पर, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर आप बना करके रह सकते हैं। और मैं आपकी नॉलेज के लिए एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि वृंदावन का जो नाम है, इसको जो है सिटी ऑफ विडो भी कहते हैं। सिटी ऑफ विडो क्यों कहते हैं? सिटी ऑफ विडो कहने का मतलब यह है कि वृंदावन के अंदर कम से कम 15 से 20 हजार विडोज हैं जो यहाँ पर रहती हैं, और इतनी फंडिंग्स बाहर से आती है उन लोगों के लिए, और इतना सुकून की जिंदगी जीते हैं वहाँ पर। देखिए, जिसके हस्बैंड नहीं है, ठीक है, और अपने परिवारों से अलग हैं, यहाँ आकर के रहते हैं, तो आप देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसे स्थान को ही क्यों चुना गया? कुछ खास है तभी तो। दूसरी बात, श्री कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं वो वृंदावन में होती हैं। श्री कृष्ण जी का जो जन्म स्थान है वो मथुरा का है। मथुरा इसलिए फेमस है कि वहां पर श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान है, और वृंदावन इसलिए फेमस है कि श्री कृष्ण जी की लीलाएं यहाँ पर होती हैं। जो श्री कृष्ण जी की लीलाएं होती हैं और जन्म स्थान है, भगवान ने एक मथुरा को ही क्यों चुना, ये भी सोचने वाला विषय है। वहां पैदा होने के लिए उसी को ही क्यों चुना? वृंदावन को ही रासलीला के लिए क्यों चुना? ये एक प्यार की नगरी है। बहुत लोग आते हैं, ये कहते हैं आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। आई लॉस्ट माई हार्ट, मैंने अपने दिल को खो दिया, क्योंकि ऐसा अनुभव, ठीक है, आपको महसूस होगा, ऐसी चीजें होंगी जो आपको जाने के लिए मतलब रोकने के लिए मजबूर करेंगी और जाने नहीं देंगी। और आपने अगर वहां पर बिहारी जी के मंदिर में दर्शन कर लिए, राधा वल्लभ जी के मंदिर में दर्शन कर लिए, इस्कॉन के दर्शन कर लिए, प्रेम मंदिर घूम लिए, आप महारानी वैष्णो देवी मंदिर घूम लिए, ये स्थानों के दर्शन करने के बाद जब अपने घर में बैठोगे तो आपको बार बार इनकी याद आएगी, बार बार ये आपको स्थान बुलाएंगे, आप सारे कामों को छोड़कर जाएंगे। आपने देखा होगा कि हर महीने यहाँ पर आने वाले लोग हैं। शायद आपको ये नहीं पता होगा कि चांदनी चौक से डेली लोग अपनी गाड़ी करके दर्शन करते हैं, उसके बाद जाके अपनी दुकानें खोलते हैं। कुछ खास होगा ना, किसी को 25 साल हो गए, किसी को 40 साल हो गए, तो कुछ खास है ना। तो जो कुछ खास है उसी में बसने के लिए, उसी को हम लोग वहां पर आशियाना देने के लिए लोगों को बुला रहे हैं, या समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप आइए, समझिए कि आपने जिन चीजों को समझा नहीं है, जो चीज आप तक पहुंची नहीं है, उन तक मैं अपने शो के माध्यम से हर हफ्ते पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि जब आप जानते हैं, समझते हैं, तभी आपको मालूम रहता है। दूर बैठे बैठे कुछ नहीं आपको महसूस होता। जब आप उसकी बारीकियों में जाते हैं तब आपको लगता है कि ये इतना ज्ञान है, यहाँ पर इतनी सब चीजें हैं। एक छोटे से वृंदावन को पूरी दुनिया के अंदर क्यों माना जाता है, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो इसलिए आप वृंदावन आए, बहुत खुशी है, सभी लोग आए और सभी को मौका मिले। यहाँ पर अच्छे होटल्स हैं और खरीदने के लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पर बड़े बड़े नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, और उसके अलावा लोकल डेवलपर्स भी यहाँ पर काम करते हैं। अगर मैं प्रोजेक्टों के नाम गिनवाऊंगा आपको, तो प्रोजेक्टों के नाम है ओमेक्स एटर्निटी, यहाँ पर काफी सालों से काम कर रहा है। एनके ग्रुप काम कर रहा है यहाँ पर, इसमें गिरिराज ग्रुप काम कर रहा है, सनसिटी ग्रुप काम कर रहा है, उसके अलावा केशव मजेस्टिक काम कर रहा है, और उसके अलावा और श्री ग्रुप के प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर। उसके साथ साथ हर साल, हर कुछ साल बाद कोई ना कोई नया डेवलपर्स आ रहता है। और सबसे अच्छी बात देखिए, एक भी प्रोजेक्ट फेल नहीं हुआ कभी वृंदावन के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। एक भी प्रोजेक्ट, बाकी दुनिया के हर कोने में उठा लो, क्योंकि यहाँ पॉजिटिविटी इतनी है, इतनी फीलिंग्स हैं, इतनी प्रॉपर्टी बूम है। हर प्रोजेक्ट्स में हर आदमी ने लिया है और डिलीवर हुआ है, और डिलीवरी भी का जो टाइम है वो भी बहुत ज्यादा स्टिक रहा है और टाइमली पूरा हुआ है। जैसे कि आजकल एक चंद्रोदय मंदिर का आपने चर्चा सुना होगा। जी, बहुत सुना है सर। ठीक है, ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट टेम्पल आ रहा है। तो हर जो एपिसोड आएंगे, उन एपिसोड में हर बार आपको कुछ डेवलपर्स के बारे में बताऊंगा, मैं कुछ जो वहाँ के सेल्स के अच्छे लोग हैं उनसे मिलवाऊंगा आपको। आप अपने किसी प्रोजेक्ट में जो भी इंटरेस्ट हो ले सकते हैं, समझ सकते हैं, और उनके जो डेवलपर्स के जो ऑनर्स हैं उनसे, उनके मार्केटिंग के लोगों से भी आपको फेस टू फेस मुलाकात कराऊंगा। तो सर, आपका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा अगला शो आने वाला है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी, उसमें जैसे आपने बताया कि हमें सर उसमें अलग अलग डेवलपर से मिलने का मौका मिलेगा, हमें और भी बहुत करीब से वृंदावन को जानने का मौका मिलेगा, वहाँ के टेम्पल के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, ये सब जानने का हमें मौका मिलेगा, और साथ साथ वृंदावन में घूमने का भी मौका मिलेगा। मैं आपको बारी बारी हर मंदिर में घुमाऊंगा, हर हफ्ते आपको एक नए मंदिर के बारे में बताऊंगा, उसकी जो इतिहास है वो बताऊंगा। देखिए क्या होता है, हम लोग दिल्ली एनसीआर के या बाहर के कहीं से भी कोई लोग आते हैं, हम लोग इतना फियर में रहते हैं, उस फियर के कारण से हम कुछ चीजों को जान ही नहीं पाते।
हमें जानना है कि ये हम जो बिहारी जी के मंदिर के दर्शन कर रहे हैं इसका इतिहास क्या है, ठीक है, जो इस्कॉन है उसका इतिहास क्या है, जो वैष्णो देवी मंदिर है उसका इतिहास क्या है। ये सारे एक ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिस घटनाओं की वजह से ये मंदिर आ रहे हैं, उनको जानना समझना बहुत जरूरी है। हमारी जो यंग जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उनको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट के अलावा कुछ पता ही नहीं है। हमारे धर्म क्या है उसके बारे में नहीं पता। हमारे धर्म की नॉलेज उनको देनी है, हमारे को उनके इस चैनल के माध्यम से उनको बताना है। हमें वृंदावन के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके बारे में बताना है, वृंदावन के जो प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में बताना है, वृंदावन की जो हेल्थ की टिप्स हैं, जो डॉक्टर साहब हैं और भी हमारे जो पैनल में हैं उनको हम स्टूडियो में ला करके बारी बारी उनके रूबरू कराना है, आपको बताना है कि आप कैसे हेल्थी रह सकते हैं। सर एक क्वेश्चन और है मेरा, जैसे कि अगर वृंदावन के रियल एस्टेट के बारे में किसी को जानकारी चाहिए जी, या जी, वहाँ पे टूरिस्ट बन के ऐसा आ रहा है घूमने फिरने जी के लिए, जी जी तो जी कोई जी ऐसा एक नंबर आप हमारे जी दर्शकों को जरूर जी बताएं, जी बिल्कुल ताकि बिल्कुल। उनको अगर रियल हाँ एस्टेट के बारे में हाँ कुछ हाँ परचेज करना हो जी या जी घूमने फिरना हो तो जी उनको थोड़ा सा हेल्प मिले उस चीज के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। देखिए हमारा एक स्पेसिफिक नंबर है, इस नंबर पे हम आपको सारी जानकारियां देते हैं। वो जानकारियां क्या हैं वो भी आपको बता दूंगा कि हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो डॉक्टर्स उसमें नंबर्स को पिक करते हैं, वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन फ़ोन पे देते हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहें, रूबरू आना चाहें तो टाइम लेकर मिल सकते हैं, आपको हेल्थ की टिप्स मिलती हैं। उसी नंबर पे ही, उसी नंबर पे आप रियल एस्टेट की कोई बात करना चाहें, पूछना चाहें, कोई लीगल जानकारी लेना चाहें, प्रोजेक्टों की डीप स्टडी करना चाहें, उसको देखना चाहें, विजिट कराना चाहें, तभी उस नंबर पे बात कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ खाने के, रहने के, ठहरने के जो भी सुविधाएं हैं उनके बारे में जानना चाहें तो ये है, तो ये आप ये समझ सकते हैं एक सूचना केंद्र का जो नंबर होता है बेसिकली ये नंबर है। जैसे कि मान लीजिए एक 100 नंबर होता है, आप पुलिस की हेल्प करते हैं, जी है ना, ये नंबर भी एक ऐसा नंबर है जिस नंबर पे आप फोन करके कभी भी कोई जानकारी ले सकते हैं, जिसका नंबर है मैं बताऊंगा आपको 8687 900 900 8687 900 900। इस नंबर पे कॉल करके आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में या वृंदावन के बारे में या मुझसे बात करने के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप 24x7 कभी भी आप कॉल करके ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वृंदावन से कनेक्ट कराना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्थ की टिप्स पहुंचाना, टूरिज्म से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उनके बारे में बताना, अच्छे सुविधाओं वाले रहने के, खाने के सुविधाओं वाली चीज़ें। क्योंकि आज वृंदावन वो वृंदावन नहीं रहा जो किसी टाइम में लोगों ने सुना होगा। आपने सुना होगा कुछ लोग वृंदावन बोलते हैं, कुछ वृंदावन बोलते हैं, ठीक है ना। ये वृंदावन से वृंदावन क्यों हो गया कि वृंदावन से वृंदावन इसलिए हो गया कि यहाँ पर इतनी तेजी से रियल एस्टेट ग्रोथ किया, इतनी तेजी से हॉस्पिटैलिटी ग्रोथ की, इतनी तेजी से किया। ये सारे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बहुत अच्छे जो इम्प्लीमेंटेशन थी, उनके जो उनकी परियोजना थी, उसी वजह से आज इतना कुछ हमें जो सब लोगों को मिल रहेगा। और इसमें रियल एस्टेट के जो डेवलपर थे उन्होंने भी एक की रोल यहाँ पर प्ले किया। वो की रोल प्ले किया कि उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेवारियों के साथ काम किया। बहुत सारे एरिया है जिसमें इन्फिनिटी ब्रिज भूमि जो इन्फिनिटी वाले हैं वो बहुत सारी रोड्स को ध्यान रखते हैं, उसकी केयर करते हैं। उसके अलावा इस्कॉन के जो भक्ति वेदांता मार्ग है उसकी देखरेख करते हैं। तो मिलजुल करके एक टीम वर्क हो रहा है। इस टीम वर्क के अंदर स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, लोकल डेवलपर्स हैं, नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनकी वहाँ के जो लोग हैं पर्टिकुलर्स, जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं, जिसकी बड़ी प्यारी मीठी भाषा है ब्रिजवासी भाषा। सर ये चीज तो ठीक है मानने वाली बात है। तो हर चीज यूनिक है, हर चीज वहाँ के कन कन में भगवान विद्यमान है। ये कैसे विद्यमान है वो भी है। और आपको इतनी कुछ है, इतनी कुछ बताने के लिए चीजें मेरे पास, इतनी कुछ बताने के लिए शायद कितने भी शो करते चले जाएंगे ना, कम नहीं पड़ेंगे। आप मुझे बोलें कि मैं वृंदावन में जो श्री कृष्ण जी के वंशज हैं उनसे मिलवाऊं तो मैं आपको उनसे भी मिलवा सकता हूं। अच्छा जी, बहुत बड़ी आज भी वृंदावन के अंदर उनके वंशज जो मंदिरों की सेवा करते हैं, आप किसी भी टाइम जाकर के मिलना चाहेंगे तो मिल सकते हैं। लेकिन क्या है, जानकारी नहीं है। तो वो घर बैठे बैठे कोविड के टाइम में लोगों को घर में से निकलने की जरूरत ना पड़े, जानकारी घर बैठे बैठे मिलती रहे। और जब आए तो आप एक नए नजरिए से वृंदावन को देखें इन जानकारियों को लेकर के। तो आपको हर एपिसोड में बार बार मैं बता रहा हूं कि नई नई चीज जानकारियां मिलेंगी। तो ये एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट या बेचने या बताने का जरिया नहीं है, ये वृंदावन से कनेक्ट करने का, हेल्थ से कनेक्ट करने का, टूरिज्म से कनेक्ट करने का, वृंदावन से कनेक्ट करने का, उसके अलावा जो धार्मिक स्थान है उनके कनेक्ट करने का है।
और जो नई पीढ़ी है उसको बताने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है कि वो भी किस तरह से अपने परिवार के अंदर संस्कार क्या है, हमारे क्या चीजें हैं, क्यों चीजें हैं। देखिए बहुत सारी कहावतें बनी हुई हैं, हर कहावत का एक मतलब है। और दूसरी बात में है ना, हर एपिसोड के अंदर आपको एक कहानी जो सच्ची कहानी है, वो चमत्कार जो घटना घटती है वृंदावन के अंदर, वो जरूर बताने की कोशिश करूंगा। जी सर, आपकी बहुत तो हर बार आप देखते रहिएगा ये प्रोग्राम दिशा चैनल पे हर इतवार को, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकें और समझ सकें। इसको मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम जो निस्वार्थ भावना से किए जाते हैं और लोगों को बताने समझाने के लिए जाते हैं, क्योंकि मुझे इतनी प्रेरणा मिली वृंदावन से, तो मैं चाहता हूं कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपको वृंदावन की एक छोटी छोटी जानकारी आप तक पहुंचा सकूं दिशा चैनल के माध्यम से, एक धार्मिक चैनल के माध्यम से, ताकि हम लोग आपस में टीम को और बढ़ाएं और वृंदावन से लोगों को जोड़ें। जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, ये जानकारी आप लोगों को दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वृंदावन से जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा सकें। सुरेंद्र जी, वृंदावन प्रॉपर्टी शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ में डॉक्टर रेणु अरोड़ा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप वृंदावन प्रॉपर्टी शो में आए, टाइम निकाल कर, उसके आपके लिए बहुत बहुत दोनों आदमी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अगले शो में मैं आपको दिखाने वाला हूं वृंदावन के टॉप 10 प्रोजेक्ट के बारे में, साथ में वहां के जो फेमस टेम्पल है उसके बारे में आपको दिखाने वाला हूं। तो अगले शो जरूर देखें, हर एक रविवार सुबह 8:15 पे, केवल दिशा टीवी पे। तो सभी लोगों को नमस्कार, राधे राधे।